हेलो बच्चों, आज हम बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर में जेंडर, विद्यालय एवं समाज, इसका टॉपिक में विद्यालय में निम्न कार्य किए जाने चाहिए, यानी जो कार्य नहीं हो रहे विद्यालय में वो कंपल्सरी होने चाहिए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा परिचय, क्योंकि विद्यालय में ये कार्य करने चाहिए और विद्यालय में ये कार्य होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संस्कृति का प्रारूप है। ये विशेष तौर पर व्यक्ति की इच्छा व समाज की आवश्यकता के लिए स्थापित किया जाता है। इनके कुछ निश्चय मानक होते हैं और समाज की समस्या को सुलझाने के लिए प्रमाणीकृत तरीके होते हैं। यदि हम आज के विद्यालय पर दृष्टिपात करें यानी देखें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारे विद्यालय एक उप सामाजिक व्यवस्था के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छे प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए ये सब बातें यानी निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए, तो वो सारी अच्छी बातें आ जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम सामाजिक, सांस्कृतिक और आदर्शों के अनुरूप होने चाहिए। यानी पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है किताबों में, उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और आदर्शों के अनुरूप होने चाहिए। जैसे कि शिक्षा मूल्यों को विकसित करती है, संस्कृति के संरक्षण या संरक्षण में योग देती है तथा सामाजिकरण की संस्था के रूप में समाज को सुरक्षित रखती है। विभिन्न साधनों एवं उपकरणों के माध्यम से शिक्षा व्यक्ति को अपेक्षित ज्ञान व कुशलताएं अर्जित करने में सहायता देती है तथा इस प्रकार व्यक्ति में सामान्य कुशलता, विवेकशीलता एवं अभियोजनशीलता बढ़ाकर उसकी अनुकूलन की क्षमता में वृद्धि करती है। समाज में एकीकरण लाने में या एकीकरण की दृष्टि से शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न वर्ग के लोगों का एक सूत्र बांधने के लिए बालकों में अपेक्षित मूल्यों एवं अभिवृत्तियों को विकसित करने का प्रयत्न करती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय एक अच्छी उप सामाजिक व्यवस्था के रूप में कार्य करें, तो हमको चाहिए कि हम अपने शिक्षा के उद्देश्य अपनी संस्कृति तथा सामाजिक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करें। शिक्षा के उद्देश्य ही नहीं, हमारा पाठ्यक्रम भी ऐसा, मतलब शिक्षा के उद्देश्य से ही नहीं, पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक आदर्शों का पोषक हो। तो कहने का मतलब सिर्फ किताबी कीड़ा बनाना बच्चों को, ये सब यहाँ तक सीमित नहीं। कि पाठ्यक्रम में ऐसा सरकार को जोड़ना चाहिए कि उसमें आदर्श और संस्कृति हो, सामाजिक हो, अच्छी सामाजिक, जो रूढ़िवादी है उनको हटाया जाए, जो अच्छी सामाजिक व्यवस्था है वो रखनी चाहिए, संस्कृति अच्छी है वो रखनी चाहिए, आदर्श का रूप होना चाहिए। इसके अनुरूप पाठ्यक्रम हो तो विद्यालय के कार्य अच्छे हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, विद्यालय में सामूहिक जीवन का विकास किया जाना चाहिए। इसमें सामूहिक जीवन शिक्षा का आधार है। बालक किसी सामाजिक समूह में जन्म लेता है और दूसरों से प्रभावित होकर एवं अपनी प्रकृति के अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। विद्यालय एक उप सामाजिक व्यवस्था के रूप में अच्छे प्रकार कार्य कर सकता है, जबकि वहाँ सामूहिक जीवन विकसित किया जाए, अर्थात बालकों में समूह भावना उत्पन्न की जाए, उनमें यह भाव पैदा किया जाए कि वे आपसी भेदभाव को भुलाकर परस्पर मिलजुल कर कार्य करें। इसके लिए उपाय होंगे आपके। पहला उपाय है विद्यालय ध्वज, यानी विद्यालय का एक
झंडा होना चाहिए। देश का अलग है लेकिन विद्यालय का होना चाहिए, तभी सभी मिलकर रहेंगे, सामूहिक रूप से कार्य करेंगे। विद्यालय का अपना एक ध्वज होना चाहिए। ध्वज के माध्यम से बालकों में ये भावना उत्पन्न की जानी चाहिए कि उसके विद्यालय में ध्वज का सम्मान उसके अच्छे कार्यों से जुड़ा है। इससे बालकों के अंदर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना पैदा की जाएगी। तो राष्ट्रीय ध्वज देश का झंडा होना चाहिए विद्यालय में, और हर रोज उनको फहराना चाहिए और बच्चों को शपथ दिलवानी चाहिए कि ये हमारे अच्छे कार्य के लिए ये हमारा ध्वज है। तो इसके ये कार्य होंगे तो विद्यालय में अच्छी बातें होगी और विद्यालय का कार्य भी सुधार आएगा। दूसरा है प्रातःकालीन सभी विद्यालय में प्रतिदिन प्रायःकालीन में सभी आयोजित कार्य होने चाहिए। इस सभा में बालकों को राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय आदर्श, राष्ट्रीय मूल्य तथा राष्ट्रीय परंपराओं आदि के विषय में आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए। इससे बालकों में समूह भावना का विकास होगा। यानी बाल सभा रोज होनी चाहिए। प्रार्थना तो होती है, इसके साथ ही उस समय बाल सभा एक आधे घंटे के लिए की जाए और उसमें संस्कृति का ज्ञान, राष्ट्रीय आदर्श और राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्रीय परंपरा, इन बातों की जानकारी देनी चाहिए। तभी विद्यालय में ये कार्य होंगे तो विद्यालय का प्रभाव बढ़ेगा और बच्चे अच्छे कार्य सीखेंगे। इसके अलावा विद्यालय सामूहिक जीवन कैसे विकास हो सकता है। तीसरा है राष्ट्रीय एवं धार्मिक उत्सवों का आयोजन। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस जैसे तो मनाते हैं, गणतंत्र दिवस वो भी मनाते हैं, गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्वों, दीपावली ये तो है ही है, इसके अलावा दीपावली, होली, दशहरा, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस आदि धार्मिक पर्वों तथा मानवाधिकार दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जैसे पर्वों को मनाया जाना चाहिए, जिससे बालकों में सर्व धर्म संभाव पैदा होगा। यानी जो हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस ये सब महापुरुषों की जयंती वगैरह मनाते हैं, इसके अलावा भी ये भी होना चाहिए कि ये होली, दीपावली वगैरह वो उनकी भी जानकारी देनी चाहिए, वो भी मनाना चाहिए, ताकि बच्चे सभी सामूहिक रूप से मिलकर सभी धर्म को समानता के रूप में देख सके। तभी ये कार्य किए जाएंगे तो बच्चों का विकास होगा और बच्चे ऐसे से कर पाएंगे। फिर विद्यालय में सामूहिक जीवन विकास के लिए और क्या कार्य? निश्चित गणवेश। विद्यालय में सभी धर्मों, जातियों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बालक आते हैं। इन सब बालकों में ऊंच नीच, धनी निर्धन की भावना पैदा होती है, परंतु ये निश्चित गणवेश होने के कारण बालकों में सामूहिक भावना पैदा होनी चाहिए और अपने मतभेदों को भूलकर परस्पर सहयोग और एकता के साथ रहेंगे। उसके संबंध में मधुरता आएगी। यानी एक ड्रेस होनी चाहिए बच्चों के एक जैसी, ताकि वो ऊंच नीच की भावना नहीं देखे और धनी और निर्धन का पता नहीं चले और मिलकर रहे। तो ये भी एक बात होनी चाहिए, तभी उनका सामूहिक विकास होगा। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन। यानी विद्यालय में समय समय पर सामूहिक खेलों तथा अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रम में जब छात्र भाग लेंगे और मिलजुल कर कार्य करेंगे तो उसमें सामूहिक भावना का विकास होगा। यानी वहाँ पे गतिविधि ऐसी सामूहिक खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सारे मिलजुल कर आयोजित होना चाहिए। टीचर को ये आयोजित मतलब हर वीक में एक बार करवाने चाहिए, तभी उनके कार्य अच्छे होंगे विद्यालय के। इसके अलावा छात्र संघों का निर्माण। विद्यालय में छात्र संघों का निर्माण करके छात्रों में या छात्राओं में उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जा सकता है। विद्यालयों में छात्र संघ की स्थापना करके छात्रों को और छात्राओं को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के विषय में जानकारी दी जा सकती है। छात्र छात्राएं संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए
छात्र छात्राएं निश्चित रूप में परस्पर मिलजुल कर कार्य करेंगे, जिससे सामूहिकता को भावना में विकास होगा। यानी छात्र संघ का निर्माण किया जाना चाहिए। किसी को अध्यक्ष, किसी को खेल मंत्री, ऐसे ऐसे कॉलेजों में तो होता है, लेकिन विद्यालयों में भी ये होना चाहिए। तभी सभी मिलकर टीम बनाएंगे और उस विद्यालय के लिए कार्य करेंगे, तभी विद्यालय में उनकी सामूहिक जीवन का विकास किया जा सकता है और इसके लिए ये कार्य होने चाहिए। तीसरा लास्ट पॉइंट है मेरा, अध्यापक की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। यानी अध्यापक की भूमिका सकारात्मक, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। अध्यापक छात्रों के भविष्य का निर्माण करता है। ये विद्यालय की समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है। छात्रों के अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है और अध्यापक उसके लिए आदर्श होता है। इसलिए अध्यापक का व्यक्तित्व, उसका व्यवहार, उसका आचरण अच्छा होना चाहिए या उत्तम होना चाहिए। अध्यापक को अपने छात्रों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और उससे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उनका सामान्य ज्ञान भी उच्च होना चाहिए। अपने समाज, देश और विश्व की गतिविधियां, घटनाओं, समस्याओं का भी उससे परिज्ञान होना चाहिए। उससे अपने दृष्टिकोण में लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। अपने सहयोगी अध्यापकों, विद्यार्थियों, प्रधानाचार्य और प्रबंधकों से उसके संबंध अत्यंत घनिष्ठ और सौंदर्यपूर्ण होने चाहिए और मधुर भी होने चाहिए। विद्यालय में उसकी भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए। उसे अपने विद्यार्थियों के मन से सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाजों, आदर्शों, मूल्यों के प्रति आस्था पैदा करनी चाहिए। उनके मन में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि किस प्रकार समाज की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करके एक आदर्श समाज व्यवस्था की स्थापना में सहायक हो सकते हैं। तो कहने का मतलब अध्यापक की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए और सबसे संबंध छात्रों से और स्टाफ से, प्रधानाचार्य से सबसे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, मधुर संबंध होने चाहिए, तभी वो कार्य अच्छे से कर पाएगा। तो ये कार्य अध्यापक के होने चाहिए और ये कार्य विद्यालय में होने चाहिए, तभी उस विद्यालय की उन्नति होगी। एक और पॉइंट है, विद्यालय परिवार के सदस्यों के संबंध मधुर होने चाहिए। यानी कि विद्यालय का संबंध जिन लोगों से होता है उसमें विद्यार्थी, अध्यापक, गैर शिक्षक कर्मचारी, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, गैर सरकारी अधिकारी प्रमुख, इसके पारस्परिक संबंधों को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए। छात्रों और छात्राओं के मध्य या छात्रों और छात्रों के मध्य संबंध, छात्रों और अध्यापकों के मध्य संबंध, छात्रों और प्रधानाचार्य के मध्य संबंध, छात्रों और प्रबंधों के मध्य संबंध, छात्राओं और सरकारी अधिकारियों के मध्य संबंध, अध्यापकों और अध्यापकों के मध्य संबंध, अध्यापकों और प्रधानाचार्य के मध्य संबंध, अध्यापकों और प्रबंधकों के मध्य संबंध, अध्यापकों और सरकारी अधिकारियों के मध्य संबंध, प्रधानाचार्य और प्रबंधकों के मध्य संबंध। इसके अलावा प्रधानाचार्य और सरकारी अधिकारियों के मध्य संबंध, प्रबंधकों और सरकारी अधिकारियों के मध्य संबंध। प्राय ये देखने में आता है कि विद्यालय परिवार में इन सदस्यों के पारस्परिक संबंधों में मधुर्य न होकर कटुता होती है, जिससे इन लोगों का पारस्परिक व्यवहार सहानुभूति और सहयोगपूर्ण नहीं होता और इसका दुष्प्रभाव विद्यालय के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस प्रकार के वातावरण में शिक्षा प्राप्त करके जब बालक समाज में आते हैं तो वे समाज में दूसरे लोगों के या दूसरे लोगों में एक उप सामाजिक व्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं। तो विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को अपने पारस्परिक संबंधों को
अच्छी तरह बनाए रखना चाहिए, यह सौंदर्यपूर्ण बनाना चाहिए। विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों में परस्पर प्रेम, सहयोग, सहकार, सहानुभूति, सहिष्णुता, उदारता और त्याग की भावना होनी चाहिए। तो ये सब बातें होगी तब जाके ये कार्य सारे होंगे उस विद्यालय में, तब जाके वो विद्यालय अच्छा होगा और छात्र और छात्रा को अच्छा व्यवहार करने के लिए मजबूर करेंगे, और अच्छा व्यवहार करेंगे, भविष्य का निर्माण होगा, आधुनिक भविष्य का निर्माण होगा और नई युवा पीढ़ी एक आगे अच्छी पीढ़ी बन के सामने आएगी और देश के लिए, देश का भी विकास होगा और समाज का भी विकास होगा। इसके अलावा विद्यालयकरण के संदर्भ में मूल्य रचना में सामाजिकरण प्रक्रिया में इसकी भूमिका, यानी स्कूलिंग को वस्तुतः औपचारिक शिक्षा को की कहा जा सकता है, जिससे औपचारिक शिक्षा के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। निश्चित पाठ्यक्रम की निश्चित विधियों तथा निश्चित व्यक्तियों द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा स्कूलिंग कहलाती है। यानी जो पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा दी जाती है छात्राओं को, और व्यक्ति या व्यक्ति के लिए छात्राओं को दी जाती है छात्रों को शिक्षा, उसको कहते हैं स्कूलिंग शिक्षा। विद्यालय शिक्षा का एक औपचारिक अभिकरण है। यद्यपि ये बालक के सामाजिक अनुभवों को विस्तार प्रदान करता है, किंतु विद्यालय की चार दीवार के अंदर ही दी जाने वाली शिक्षा, शिक्षा के अर्थ में सर्वकीण शिक्षा है, क्योंकि स्कूलिंग में बालक के सर्वांगीण विकास की कोई व्यवस्था तो की जाती है और न इन कृत्रिम परिस्थितियों में इन प्रकार की सफलता संभव है। स्कूलिंग में बालक के बौद्धिक विकास पर भी सर्वाधिक बल दिया जाता है। सामान्यतः भावात्मक, सामाजिक आदि विकास के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया जाता है। हाँ, सहज स्वाभाविक रूप में सामूहिक रूप से जो कुछ इस दिशा में होता है उसे नकारा नहीं जा सकता। शारीरिक विकास के लिए भी सभी विद्यालय में सभी बालकों के लिए अवसर नहीं प्रदान किए जाते। रहा बौद्धिक विकास, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यह एक प्रश्न है कि क्या आज का पाठ्यक्रम एवं प्रयुक्त शिक्षण विधियां बालक के ज्ञानात्मक विकास में सहायक हैं? ये प्रश्न उठ रहा है। देखा यह जाता है कि बालक विद्यालय में प्रदत्त ज्ञान को विद्यालय छोड़ने के बाद या परीक्षा होने के बाद भूल जाता है। उसके व्यवहारिक जीवन में विद्यालय में प्रदत्त जो प्रदान दिया गया ज्ञान का कोई विशेष उपयोग नहीं हो पाता। उसमें भी ऊपर बात यह है कि उन्नत देशों में जनसंचार के माध्यम से आदि अनेक साधनों के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है उसकी तुलना में विद्यालय में मिलने वाला ज्ञान वासी होता है। यानी वासी यानी बहुत पुराना, नया आधुनिक तो जो संचार के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, नेट वगैरह इंटरनेट द्वारा अच्छे अच्छे नए जो ज्ञान दिए जा सकते हैं, लेकिन विद्यालय में ऐसे पाठ्यक्रम नहीं है। विद्यालय की हीन स्थिति के कारण अमेरिका में तो इवान इलियच द्वारा चलाया हुआ स्कूलिंग सोसाइटी का नया आंदोलन चल पड़ा है। इसमें स्पष्ट है कि उसकी अनुभूति है कि स्कूलिंग का वहाँ बालक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वहाँ जन संचार के माध्यम से परिवार, समुदाय आदि अनौपचारिक अभिकरण इतने प्रबल है कि स्कूलिंग के बिना बालक के जीवन में कोई अभाव नहीं पैदा होता। भारत आदि अविकसित या विकासशील देशों में स्थित उसके ठीक विपरीत है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ परिवार आदि अनौपचारिक अभिकरण बालकों के सर्वांगीण विकास में असफल दिखाई देते, क्योंकि गाँव में उनके मम्मी पापा अनपढ़ होते तो वो सही ढंग से उनको शिक्षा नहीं दे पाते। यहाँ स्कूलिंग अभी भी एक अनिवार्य है। जो कुछ भी स्कूलिंग न शिक्षा का आदि है और न ही अंत है, ये तो शिक्षा का एक औपचारिक माध्यम मात्र है। स्कूलिंग तथा
इंस्ट्रक्शन में अंतर है। स्कूलिंग जहाँ अधिक व्यापक है वहाँ इंस्ट्रक्शन का एक अंग है। स्कूलिंग के अंतर्गत इंस्ट्रक्शन का समावेश हो जाता है। शिक्षा के अंतर्गत स्कूलिंग का ये शिक्षा का एक व्यापक संपर्क है। स्कूलिंग शिक्षा की एक औपचारिक प्रक्रिया है जो बालक के सामाजिक अनुभवों को विस्तृत क्षेत्र प्रदान करती है तथा बौद्धिक विकास के लिए उपयुक्त अवसर देता है। तो कहने का मतलब स्कूलिंग को वस्तुतः औपचारिक शिक्षा ही कहा जा सकता है, जिसे औपचारिक शिक्षा के माध्यम से विद्यालय के माध्यम से पूरा किया जाता है। निश्चित पाठ्यक्रम की निश्चित विधियों तथा निश्चित व्यक्तियों द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा स्कूलिंग है। यानी इसमें स्कूलिंग शिक्षा है कि स्कूल में व्यक्तियों द्वारा भी शिक्षा दी जाती है और किसके द्वारा, और अध्यापक द्वारा भी दी जा सकती है। तो ये कि जो पाठ्यक्रम तो है, इसके अलावा जो ज्ञान दिया जाता है, जो नया आधुनिक जो अभी इंटरनेट में वगैरह जो ये संचार द्वारा बच्चे कैचअप करते हैं, वो उसको स्कूल में इतना ज्ञान नहीं मिलता। तो ये कहा गया है कि विद्यालय में ये बात हो कि स्कूलिंग शिक्षा होनी चाहिए। इसमें ज्ञान खुद जो अध्यापक में ज्ञान है वो उनको बांटे, किसको, बच्चों को। और कोई व्यक्ति ऐसा बाहर का अनुभवी और बड़ा आदमी जो अच्छे जॉब पे अधिकारी है, उनको बुलाकर उनसे परिचय करवाना चाहिए बच्चों से, और वो कैसे वहां तक पहुंचा ये सब बातें उनको बच्चों से शेयर करनी चाहिए ताकि बच्चे भी हिम्मत करके वहां तक जा सके। तो विद्यालय में ये सब कार्य होने चाहिए। पहला पाठ्यक्रम सामाजिक संस्कृति और आदर्शों के अनुरूप होने चाहिए, यानी पाठ्यक्रम किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए, आदर्श संस्कृति और आदर्श होने चाहिए ताकि बच्चा अनुशासन सीख ले। विद्यालय में सामूहिक जीवन का विकास किया जाना चाहिए, यानी सामूहिक विकास कब होगा, सभी साथ मिलकर कर दे। अब जैसे घर में तो वो सामूहिक है, बाहर कैसा रहेगा वो सामूहिक रूप से विकास, वो सबके अंदर कैसे डलेगा, तो उसके लिए कार्यक्रम होना चाहिए। अध्यापक की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए और विद्यालय परिवार के सदस्यों में संबंध मधुर होने चाहिए। और लास्ट है कि स्कूलिंग शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय।